आदत हो गई है मेहनत करने की, लगता है जल्द मुलाकात होगी मंजिल से। साथियों, अगर आदत हो जाती है मेहनत करने की, तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रहती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मेहनत का फल मनुष्य को उसी प्रकार से ढूँढ लेता है, जैसे हज़ारों गायों में से बछड़ा अपनी माँ को। तो मेहनत करते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए, नियमित रूप से तैयारी करते रहिए। तैयारी करना, पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेगुलर तैयारी करना, रेगुलर पढ़ाई करना, रेगुलर अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। साथियों, मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम है गौतम और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों की सीरीज। इन 300 प्रश्नों को हम 10 भागों में बांटकर 30-30 प्रश्नों के सेट जो है हम बनाएंगे और इन 30-30 प्रश्नों के सेट को वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और ये जो महत्वपूर्ण 300 प्रश्न है, यदि इन 300 प्रश्नों के दौरान यदि आप मेरे साथ में बने रहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, वह अच्छी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और परीक्षा में जो आपके 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उन 30 प्रश्नों में से है ना, पूरे के पूरे हो सकता है कि पूरे के पूरे 300 प्रश्न यहीं से छप जाएँ। जो हम 300 प्रश्न पढ़ेंगे, उनमें से ही आपके जो है 30 प्रश्न आ जाएँ। तो साथियों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने वीडियो सीरीज की तरफ जो चलता हूँ, पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। देखिए साथियों, स्क्रीन पर है पहला प्रश्न कंप्यूटर का। असत्य कथन को अपने को छांटना है। 4 कथन आपको आपको दिए हुए हैं। 4 कथनों में से असत्य जो कथन है, इसे आप छांटिए। ए है कैलकुलेटर सिर्फ अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कैलकुलेटर तार्किक गणनाएं कर सकता है। ऑप्शन सी है कंप्यूटर सिर्फ अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। साथियों, यहाँ पर जो एग्जामिनर है वह आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या होता है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि कंप्यूटर कैलकुलेटर से किस प्रकार से भिन्न है, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि किसी समय में कैलकुलेटर ही कंप्यूटर था। आज जो कंप्यूटर हमारे हाथ में है, जिसको हम यूज में लेते हैं, वह कंप्यूटर अपने विकास काल में, विकास क्रम में कभी कैलकुलेटर ही था। कैलकुलेटर को कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने और ज्यादा डेवलप किया, विकसित किया और उसको आज हमारे कंप्यूटर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ओके, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर के मध्य डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर के द्वारा हम दोनों प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं। कैलकुलेशंस दो प्रकार की होती हैं साथियों। एक तो होती है अंकगणितीय गणना। अंकगणितीय अंकगणितीय गणनाएं कौन कौन सी होती हैं? ये होती है साथियों प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सभी अंकगणितीय गणनाएं होती हैं। दूसरी है आपकी तार्किक गणनाएं, लॉजिकल कैलकुलेशंस। यह लॉजिकल कैलकुलेशंस कौन कौन सी होती हैं? ये होती है, अच्छा, तार्किक जो गणना होती है ना, उसका प्रयोग होता है दो राशियों के मध्य तुलना करने के लिए। दो वैल्यूज आपको दी गई है, उनका कंपैरिजन यदि करना है तो तार्किक गणना का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं कि क्या 10 बड़ा है 7 से? क्या 10 बड़ा है 7 से? यह एक लॉजिकल इक्वेशन है। और लॉजिकल जो गणना होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। या तो ट्रू होता है साथियों, या फिर होता है फॉल्स। ट्रू या फिर होता है फॉल्स, इन दोनों में से एक होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्या 10 बड़ा होता है क्या 7 से? हाँ, 10 बड़ा होता है 7 से। तो इसका जो रिजल्ट है, इस तार्किक गणना का जो रिजल्ट है, वो आ जाएगा साथियों ट्रू। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूं कि क्या 10 छोटा है 7 से, तो 10 छोटा नहीं होता है 7 से, बड़ा होता है। तो इस तार्किक गणना का जो रिजल्ट है, वो क्या आ जाएगा साथियों? वह आ जाएगा आपका फॉल्स। ये तार्किक गणना होती है। ओके, तो कंप्यूटर के द्वारा अंकगणितीय गणना भी की जा सकती है और तार्किक जो गणना है, लॉजिकल कैलकुलेशन, वो भी की जा सकती है। अब बात करते हैं हम कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर जो होता है साथियों, यह कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तार्किक गणनाएं ही की जा सकती है। केवल तार्किक जो गणनाएं हैं वही की जा सकती है। अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन है वो नहीं की जा सकती है। ओके, तो अब एक बार वापस से प्रश्न देखिए आप। असत्य कथन को छाटिए। कैलकुलेटर सिर्फ अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है, बिल्कुल ये कथन सही है। कैलकुलेटर तार्किक गणनाएं नहीं कर सकता, बिल्कुल। कैलकुलेटर जो है ना, उसके द्वारा तार्किक गणनाएं नहीं की जा सकती है ना, कैलकुलेटर के द्वारा। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं यहाँ पर तार्किक लिख दिया, तार्किक की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका अर्थमेटिक, अंक गणितीय गणनाएं आ जाएगा यहाँ पर। अंक गणितीय, अंक गणितीय कैलकुलेटर के द्वारा केवल अंक गणितीय गणनाएं ही की जा सकती है। कैलकुलेटर तार्किक गणनाएं नहीं कर सकता, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन देखिए,
कंप्यूटर सिर्फ अंक गणितीय गणनाएं कर सकता है, ये कथन जो है ना ये आपका असत्य हो गया है ना, और ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा दोनों प्रकार की गणनाएं की जा सकती है, अंक गणितीय और तार्किक। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में प्रोग्राम करना से क्या तात्पर्य है? प्रोग्राम करना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखना। विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा होती है साथियों, जैसे कि आपकी सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, ओके, पाइथन है, एचटीएमएल है, जावा स्क्रिप्ट है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो प्रोग्राम करना से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सी है निर्देशों के समूह को चलाना, और डी है सॉफ्टवेयर पैकेज से प्रोग्राम चुनना व चलाना। देखो, कंप्यूटर जब पढ़ते हैं ना, तो कंप्यूटर की जो शब्दावली है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्यूटर की जो वोकेबलरी है, शब्दावली, वो क्लियर है, तो कंप्यूटर पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर अंग्रेजी की शब्दावली आपकी क्लियर है ना, तो अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए शब्दों पर पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निर्देश। निर्देश क्या होता है? निर्देश, इंस्ट्रक्शन। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, उसको निर्देश कहा जाता है। ओके, निर्देशों से मिलकर प्रोग्राम का निर्माण होता है ना। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रामों का जो समूह होता है, प्रोग्रामों का समूह है, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन को आप मोबाइल में शॉर्ट में ऐप बोल देते हैं कि मेरे मोबाइल में ये ऐप है, या ये ऐप मैं इंस्टॉल करूंगा। ओके, तो ध्यान दीजिए साथियों, वापस से मैं बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, वो होती है निर्देश। निर्देशों का जो समूह है वो कहलाता है प्रोग्राम। प्रोग्रामों का जो समूह है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। ओके, अब देखिए, आप वापस से आ जाइए प्रश्न के ऊपर। कंप्यूटर के संबंध में प्रोग्राम करने से क्या तात्पर्य है? प्रोग्राम जो है किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में किया जा सकता है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। ओके, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हमने पढ़े हैं, इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा? हमारा जो सही उत्तर है साथियों, वह हो जाएगा यहाँ पर ए, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखना। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम जो लिखना होता है, उसे क्या करना कहते हैं? प्रोग्राम करना कहते हैं। क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिकलक, परिकलक, अ व ब दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के जो अन्य नाम क्या है वो आपसे पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर का एक नाम आपको पहले से पता होगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, संगणक। ओके, दो नाम ये हो गए। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलक भी कहा जाता है, परिकलक भी कहा जाता है, और एक और शब्द है अभिकलित्र। ये कंप्यूटर के हिंदी में नाम है। ओके, कंप्यूटर को संगणक, अभिकलक, अभिकलक या परिकलक, है ना, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा, अ व ब दोनों। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर द्वारा निम्न चरणों में कार्य संपन्न किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो किन चरणों से किसी भी कार्य को कंप्लीट करता है, वो चरण आपको पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वापस भी आपके एग्जाम में लग सकता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोलिंग। ऑप्शन बी में है इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। और डी में है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोलिंग। देखिए, शब्द जो है इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जो भी आप डेटा इनपुट करते हैं उसको इनपुट कहा जाता है। ओके, आउटपुट, जो हमें रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर से, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो प्रोसेस डाटा हमें मिलता है, उसको आउटपुट कहा जाता है। प्रोसेस, कंप्यूटर में जो डाटा प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोसेस कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रसंस्करण। ओके, स्टोरेज, जो डाटा हमने कंप्यूटर में
प्रोसेस कर लिया है उसे यदि अब भविष्य में काम में लेना है तो उसको सेव करके रखना पड़ेगा, है ना? उसी को क्या कहा गया है? स्टोरेज करना कहा गया है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर हम जो काम करते हैं उसमें डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, फिर रिजल्ट अपने को आउटपुट के रूप में मिलता है, फिर उसको हम सेव करते हैं भविष्य में प्रयोग के लिए। ये सारी जो प्रक्रिया है ये कंट्रोलिंग कहलाती है। ओके, तो सभी शब्दों के पहले तो आपको अर्थ पता होने चाहिए। अर्थ पता है तो फिर आप जो है इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं, इनपुट किए गए डाटा की सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के पश्चात हमें आउटपुट यूनिट पर आउटपुट दिखाई देता है। अब जो आउटपुट हमें मिला है उस आउटपुट को, उस सूचना को भविष्य में काम में लेना है, बार बार उसको यूज में लेना है, उसको सेव करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा आपका स्टोर होता है उसको स्टोरेज कहा जाता है, सेव करना वो कहलाता है। और यह जो सारी प्रक्रिया है यहां से लेकर यहां तक, ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये क्रम होता है कंप्यूटर को चलाने का। साथियों, आशा करता हूं ये अच्छी तरह से आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण कहा जाता है क्योंकि, देखो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का, या मैं ये कहूँ कि जिन विद्यार्थियों का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता ना, जिन्होंने बीटेक नहीं किया हुआ है या आईटीआई वगैरह है या टेक्निकल कोई डिग्री नहीं ली हुई है, डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है। देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो आपने ये शब्द सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक। एक शब्द होता है साथियों इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, ओके, दोनों में अंतर होता है। दुकानों के बाहर, है ना, आपने पढ़ा होगा सोनू इलेक्ट्रिक, विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, दोनों के अर्थ अलग अलग है साथियों, एक ही नहीं है। दोनों के अर्थ जो है वह अलग अलग होते हैं, है ना। अंतर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, उसके बाद ये जो प्रश्न है ना, ये आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा ये प्रश्न। देखिए, इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस होती है वह क्या करती है, एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण अन्य ऊर्जा में कर देती है। जैसे कि ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, राइट। आपका जो फैन है, पंखा है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आपकी पानी की मोटर जो होती है, वाटर पंप, वह भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर है? तो वे सभी उपकरण, वे सभी विद्युत से चलने वाली डिवाइस है, उपकरण जो ऊर्जा का रूपांतरण कर देती है अन्य ऊर्जा में, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कहलाती है। ये क्या काम करती है, ऊर्जा का रूपांतरण कर देती है, रूपांतरण। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आपने कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी होगी, तो परिभाषा की पहली ही लाइन ये होती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो इनपुट के रूप में डाटा लेती है, सीपीयू के द्वारा उस डाटा पर प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित कर देती है। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो क्या करती है, वो करती है विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करके उसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसको नियंत्रित करके उसके द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का काम करती है कौन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ ऑप्शन के अंदर आ जाएगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, पहले वापस से प्रश्न को पढ़ते हैं। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण कहा जाता है क्योंकि ए, यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वह डीसी डायरेक्ट विद्युत धारा पर कार्य करता है। बी, यह एसी अल्टरनेट करंट विद्युत धारा पर कार्य करता है, करते हुए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है यह है डीसी डायरेक्ट करंट विद्युत धारा पर कार्य करते हुए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ ऑप्शन में आ गया है। यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ना, ये राइट होगा। यही डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करती है, यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करते हुए डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है। साथियों, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, वो मैं कर देता हूँ। कंप्यूटर किस विद्युत धारा पर काम करता है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। एक तो होती है एसी अल्टरनेट करंट और दूसरी होती है विद्युत धारा आपकी डीसी डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में कौन सी विद्युत धारा आती है?
हमारे घरों में एसी विद्युत धारा आती है, अल्टरनेट करंट आता है जाता है, आता है जाता है। अगर किसी को करंट भी लगता है ना तो झटका लगता है, ठीक है, झटके से वो छूट जाता है, क्योंकि हमारे घरों में एसी करंट आता है, अल्टरनेट करंट आता है जाता है, आता है जाता है। इसलिए जब वो जाता है ना तो झटका लगता है, दूर व्यक्ति जो है दूर जो है फेंक दिया जाता है करंट के द्वारा। ओके, दूसरी जो विद्युत धारा होती है ना वो होती है आपकी डायरेक्ट करंट, आता जाता नहीं है, ये रेगुलर चलता रहता है एक प्रवाह में। जो कंपनियां, कारखाने, फैक्ट्रीज होती है वहां पर डीसी जो करंट होता है ये उपयोग में लिया जाता है। वहां पर अगर कोई किसी व्यक्ति के करंट लग जाता है ना तो वो छूटता नहीं है, वो रेगुलर वहां पर चिपक जाता है, क्योंकि वहां पर करंट आता जाता नहीं है, रेगुलर चलता ही रहता है। ओके, तो कंप्यूटर किस विद्युत धारा पे काम करता है साथियों? तो कंप्यूटर जो है वह इस डीसी पर काम करता है, डायरेक्ट करंट पर काम करता है। कंप्यूटर कौन सी विद्युत धारा पर काम करता है? डीसी पर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि जब हमारे घरों में एसी विद्युत धारा आती है तो फिर कंप्यूटर तो इस पर काम करता है ना? तो फिर कन्वर्जन कैसे होता है? कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, उस डिवाइस का नाम है एसएमपीएस, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का मोड चेंज कर देती है, एसी को डीसी में बदल देती है ये डिवाइस। ओके, तो कंप्यूटर में एसएमपीएस लगा होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, हमारे घर में जो एसी विद्युत धारा आती है उसको डीसी में बदल देता है और कंप्यूटर को सप्लाई करता है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर एक ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो पदों द्वारा कार्य संपन्न करता है। ब्लैंक स्पेस में जो है पद आएंगे जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, सही पद का चुनाव अपने को करना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आईपीओ, पूरा नाम है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। बी में भी है आईपीओ, पूरा नाम है इनपुट प्रोग्रामिंग और आउटपुट। सी में है आईपीओ इंटरनेट प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन। डी में है आईपीओ इंटरनल प्री ऑब्जेक्ट। सही उत्तर होगा साथियों इसका इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। अभी ये प्रश्न इस प्रकार से है, हो सकता है परीक्षा में जो है यह जो है यहाँ पर इसकी ईडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए कि ईडीपी स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर के संबंध में ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर जो है एक ईडीपी मशीन होती है जो कि किन पदों में काम करती है? आईपीओ पदों में काम करती है। पहले इनपुट लेती है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद हमारे को आउटपुट देती है। आसान प्रश्न था साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 7, चिन्हात्मक डाटा को इंग्लिश में कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के संबंध में सत्य कथन को अपने को छांटना है। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को देखना है। देखो, कंप्यूटर में दो प्रकार का डाटा प्रयोग किया जाता है। पहला जो डाटा है वो होता है संख्यात्मक डाटा, संख्यात्मक डाटा, संख्यात्मक डाटा। यह जो संख्यात्मक डाटा है इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। और दूसरा जो प्रकार है डाटा का वह होता है साथियों ये वाला चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, चिन्हात्मक डाटा। और ये जो चिन्हात्मक डाटा है इसको इंग्लिश में अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है। न्यूमेरिकल जो डाटा होता है ये 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं इनसे मिलकर बना होता है। और ये जो चिन्हात्मक डाटा होता है यह ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनसे मिलकर सिंबल्स, सिंबल से मिलकर बनता है। सिंबल्स आप सभी जानते होंगे, है ना? क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल हो गया, आपका फुल स्टॉप हो गया, आपका जो है डेस हो गया, आपका अंडरस्कोर हो गया। ओके, इसके अलावा एंड वाला साइन हो गया, बार हो गया। अच्छा, तो कीबोर्ड पर जितनी भी सिंबल कीज होती है ना उन पर जो सिंबल होते हैं उनके सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे ये वाला जो सिंबल है, दो बिंदियां, इसको क्या कहते हैं? कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता, इसका नाम कोलन होता है। ओके, एक बिंदी ऊपर नीचे कोमा, ये सेमी कोलन होता है। ठीक है, हेज के बारे में सभी जानते हैं, मोबाइल में होता है। स्टार के बारे में सभी जानते हैं, स्टार या स्ट्रिक। ओके, तो कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल कीज है ना उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा की हम बात कर रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होता है वो एस टू जेड तक कैरेक्टर्स से मिलकर बना होता है। उसमें उसके साथ सिंबल भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स। ये 0 to 9 जो है डिजिट्स, इन सभी से मिलकर चिन्हात्मक जो डाटा है, अल्फा न्यूमेरिकल जो डाटा है, ये बनता है। ओके, अब यहाँ पर जो है पूछा गया है कि अल्फा न्यूमेरिकल डाटा पर, है ना, के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ओके, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इस तरह के डाटा पर हम अंक गणितीय व तार्किक क्रियाएं कर सकते हैं।
अल्फा न्यूमेरिकल डाटा पर अंकगणितीय तार्किक क्रियाएं कर सकते हैं। अब देखो साथियों, दो प्रकार की कैलकुलेशंस कंप्यूटर में होती है, एक तो होती है अंकगणितीय, दूसरी होती है तार्किक। अब कौन से डेटा पर तार्किक होती है, कौन से डाटा पर अंकगणितीय होती है, यह अगर आपको पता है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, ये जो संख्यात्मक डाटा होता है ना, इस संख्यात्मक डाटा पर दोनों प्रकार की गणनाएं, बहुत बहुत जो कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। अंकगणितीय भी की जा सकती है और तार्किक क्रियाएं भी की जा सकती है इसके ऊपर। और ये जो डाटा है ना, चिन्हात्मक डाटा, इस चिन्हात्मक डाटा पर केवल और केवल तार्किक क्रिया की जा सकती है, केवल और केवल तार्किक गणना ही की जा सकती है। उदाहरण, चिन्हात्मक डाटा का उदाहरण, अपने घर का जो एड्रेस होता है वह इस चिन्हात्मक डाटा का, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा का उदाहरण होता है। इसमें आपका नाम होता है ना, नेम, है ना, जैसे मेरा नाम है गौतम, है ना, सन ऑफ को इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ये एक सिंबल आ गया, यहाँ पर फॉरवर्ड का सिंबल आ गया। ओके, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल आ गया। ओके, गली नंबर, तो वहां पर जो है नंबर भी यहाँ पर डिजिट का प्रयोग होता है, पिन कोड में आपके डिजिट का प्रयोग होता है। ओके, कोमा लगता है बीच बीच में, डेज का प्रयोग किया जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण हो गया आपका एड्रेस। एड्रेस में जो है कैरेक्टर्स, सिंबल, डिजिट्स तीनों का प्रयोग होता है। और अल्फा न्यूमेरिकल जो डाटा होता है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तार्किक गणना ही की जा सकती है, अंकगणितीय गणना नहीं की जा सकती। जबकि ये जो डाटा होता है संख्यात्मक डाटा, इस पर अंकगणितीय व तार्किक दोनों प्रकार की गणनाएं की जा सकती है। क्लियर है? अब देखो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो गया है। चिन्हात्मक डाटा के संबंध में सत्य कथन छाटिए। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये गलत हो गया कथन, क्योंकि चिन्हात्मक डाटा पर केवल तार्किक गणना की जा सकती है, इस पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। लेकिन तार्किक क्रियाएं की जा सकती है, हाँ बिल्कुल, ये वाला जो कथन है ये हमारा सत्य हो गया। है दोनों, ये भी गलत हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो सही आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। इस पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, लेकिन तार्किक क्रियाएं की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो डाटा फाइल का प्रकार नहीं है। वीडियो डाटा फाइल का प्रकार नहीं है, कौन से नहीं है वो अपने को छांटना है। वीडियो डाटा जो फाइल होती है उसके तीन प्रकार यहाँ पर उपलब्ध है, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर है ना, डॉट और डॉट के बाद में नाम लिखा हुआ है, ये डॉट और डॉट के बाद में जो नाम लिखा हुआ है ना, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम बोला जाता है इसको। और ये जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, इस एक्सटेंशन नेम से ही हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह ये पहचानता है कि इस फाइल को कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। इसको वर्ड में ओपन करना है कि एक्सेल में ओपन करना है या मीडिया प्लेयर में ओपन करना है या फिर गूगल क्रोम पर ओपन करना है, किस सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलता है, फाइल के लास्ट में डॉट करके लगा होता है नाम, इसे, इस नाम को क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। जैसे एमएस वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं उस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी फाइल। एमएस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। तो ये जो .docx है, इससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि यह फाइल एमएस वर्ड में ओपन होगी, यह एमएस वर्ड की फाइल है। क्लियर है? अब देखिए इनमें से पता लगाना है कि कौन सी वीडियो फाइल का प्रकार नहीं है। MIDI मिडी, मिडी का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यहाँ पर आपके एक से अधिक प्रश्न क्लियर हो रहे हैं साथियों। परीक्षा में बहुत आसान अगर प्रश्न पूछा गया तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मिडी का पूरा नाम क्या है। मिडी का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ओके, यह एक है ना ऑडियो फाइल का प्रकार होता है, ऑडियो फाइल, यह ऑडियो फाइल का प्रकार होता है, वॉइस टाइप की जो फाइल होती है उसका प्रकार होता है। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसके नाम में ही वीडियो आ गया है तो वीडियो फाइल होनी है ये। ओके, MPG, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देखो साथियों यहाँ पर मोशन, मोशन का मतलब होता है जो चीजें कोई हिलती डुलती है, जो निरंतर गति करती है ना, उसको मोशन कहा जाता है। मोशन पिक्चर, पिक्चर कहते हैं आपकी जो इमेजेस होती है, फोटोज की जो मोबाइल से आप कैप्चर करते हैं, एक्सपर्ट ग्रुप। अब देखो साथियों वीडियो क्या होता है, वीडियो भी उसी कैमरे से कैप्चर किया जाता है जिस कैमरे से फोटो ली जाती है, फोटो ली जाती है। क्लियर है? उसी कैमरे से वीडियो लिया जाता है। जब कैमरा वीडियो के मोड में काम करता है ना, तब क्या होता है, एक सेकंड में एक से अधिक फोटोग्राफ खींची जाती है। 25 से 30 फोटोग्राफ एक सेकंड में कैमरे के द्वारा जल्दी जल्दी क्लिक कर ली जाती है। और फिर जब उसको चलाया जाता है ना वीडियो को, तब क्या होता है, वो जो 25 से 30 फोटोग्राफ एक सेकंड में क्लिक किए ना कैमरे के द्वारा, तो उनको चलाया जाता है। एक फोटो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो फोटोज हमारी आंखों के सामने से इतनी जल्दी जल्दी से निकलती है कि हमें ये आभास होता है कि वीडियो चल रहा है।
जबकि वीडियो होता क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोज ही होता है। ओके, ग्रुप ऑफ फोटोज ही होता है, वीडियो और कुछ नहीं होता है। फिर देखिए क्विक टाइम, ये जो क्विक टाइम है ना, ये भी क्या है, एक वीडियो का फॉर्मेट ही है। तो ये तीनों जो है क्या है, वीडियो टाइप की फाइलें हैं। और ऑप्शन नंबर 1 जो है मिडी, ये है क्या है, एक ऑडियो फाइल का प्रकार है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। ये एक ऑडियो फाइल का प्रकार है और ये 3 क्या है, वीडियो फाइल के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टीमीडिया के अवयव निम्न में से नहीं है। मल्टीमीडिया, देखो वर्तमान में कोई भी वीडियो बनाया जाता है, ठीक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो बनाई जाती है ना, तो उसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। मल्टीमीडिया 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक, एक से अधिक, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। ओके, तो मीडिया के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, विभिन्न प्रकार के जो न्यूज़पेपर्स है वो मीडिया का भाग है। जो अपने न्यूज़ चैनल्स हैं, आज तक है, जीटीवी है, ये सभी क्या है, मल्टीमीडिया के पार्ट है, मीडिया के पार्ट है ना। तो मल्टीमीडिया में एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, सूचना को प्रसारित करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रसारित करने के लिए। ओके, मान लीजिए आपकी शादी है 2 महीने बाद में, तो ये एक सूचना है कि आपकी शादी है 2 महीने बाद में, ये एक सूचना है, इसको आपको फैलाना है। इसके माध्यम से फैलाएंगे, कार्ड छपवाएंगे, कार्ड के माध्यम से टेक्स्ट है, उसमें टेक्स्ट के साथ इमेज भी होगी, कार्ड के ऊपर फोटोज वगैरह होगी, आपकी गणेश जी की फोटो होगी, ठीक है, वो हो गया। आजकल जो है वीडियो कार्ड भी बनवाया जाता है। ओके, तो वीडियो के माध्यम से भी आप सूचना को प्रसारित कर रहे हैं। आप फोन करके भी बोल रहे हैं अपने फ्रेंड को कि भाई मेरी शादी है 2 महीने बाद में, तेरे को आना है, ऑडियो के माध्यम से भी आप बता रहे हैं। ओके, है ना, और आप टेक्स्ट के माध्यम से भी आप बता रहे हैं, तो मल्टीमीडिया का आप प्रयोग कर रहे हैं। देखो मल्टीमीडिया के अवयव कौन कौन से होते हैं, पहले वो बता देता हूँ, प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टेक्स्ट, सबसे पहला माध्यम है टेक्स्ट। सेकंड आपका फोटो, इमेज। थर्ड हो गया आपका ऑडियो। फोर्थ हो गया आपका वीडियो। और फिफ्थ हो गया आपका एनिमेशन। टेक्स्ट जो होता है, ये जो टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, लिखावट। लिखावट, लिखा हुआ। हालांकि कंप्यूटर में हम हाथ से नहीं लिखते, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं। ओके, तो मल्टीमीडिया का पहला अवयव हो गया आपका टेक्स्ट। जो साइंस का विकास हुआ, जो साइंस ने जो है ये अवयव जो है विकसित किए, आविष्कार किए। सबसे पहला टेक्स्ट, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उस समय जो सूचना को प्रसारित करने का माध्यम क्या था, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, केवल टेक्स्ट चलता था। फिर वैज्ञानिकों ने कैमरे का आविष्कार किया, फोटो क्लिक की जाने लगी, सूचना थोड़ी इंटरेस्टिंग बन गई, टेक्स्ट के साथ में फोटो भी आने लग गई। फिर थोड़ा और विकास हुआ, रेडियो वगैरह चलने लगे, समाचार वगैरह हम मैच वगैरह रेडियो पर सुनने लग गए। फिर थोड़ा सा और विकास हुआ और वीडियो आ गया। ओके, और अभी एनिमेशन का भी प्रयोग किया जा रहा है। और वर्तमान में किसी भी सूचना को बनाने के लिए इन पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। अब आपको प्रश्न को देख के बताना कि निम्न में से मल्टीमीडिया के अवयव कौन से नहीं है। टेक्स्ट है, बिल्कुल है। फोटो है, बिल्कुल है। ऑडियो है, बिल्कुल है। वीडियो है क्या, बिल्कुल वीडियो भी है। विंडोज, विंडोज आया क्या हमारे इनमें, विंडोज नहीं आया है। विंडोज क्या है, विंडोज जो है आपका ओएस का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ओके, यह मल्टीमीडिया का अवयव नहीं है। एनिमेशन बिल्कुल है, लेकिन एनिमेशन के साथ में ये है, तो इसलिए ये नहीं है, तो ये वाला जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, तो ये आपके मल्टीमीडिया के अवयव हो गए। अच्छा, ये है ना एनिमेशन, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग है ना फिल्मों में किया जाता है, एड वगैरह बनाने में किया जाता है, ऐसे दृश्य फिल्माने में किया जाता है जो वास्तव में करना मुश्किल होता है। जैसे ऋतिक रोशन का माउंटेन ड्यू का एड, ऋतिक रोशन जो है बाइक को बुर्ज खलीफा से नीचे उतार रहा है, संभव है क्या, या प्रैक्टिकल है क्या, नहीं है। ठीक है, इसको संभव कैसे बनाया गया, इस एनिमेशन के द्वारा बनाया गया। ऋतिक रोशन क्या कर रहा है, बाइक को एक प्लेन से खुदा के दूसरे प्लेन में लेके जा रहा है, संभव संभव है क्या, प्रैक्टिकल है क्या, नहीं है, एनिमेशन के द्वारा किया गया है वो। ऋतिक रोशन क्या कर रहा है, एक पहाड़ी से बाइक को छलांग लगवाता है और दूसरी पहाड़ी के ऊपर ले जाके ब्रेक लगा देता है, वहां रुक जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया है सीन, एनिमेशन के द्वारा बनाया गया है। ऐसे दृश्य जो असंभव होते हैं उनको फिल्माने के लिए एनिमेशन का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। एनिमेशन किसका पार्ट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। और एनिमेशन जो है अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई सीखना चाहते हैं, उसकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, डीबीएमएस, डीबीएमएस का पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्लिक सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्लिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है, इनमें से एक उदाहरण है, 3 नहीं है। जो एक है वो अपने को छांटना है, पहले ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं। नंबर्स,
ओरेकल, ओपन ऑफिस कैल्क और डी है गूगल शीट। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर जो है इसका जो एग्जांपल है, उदाहरण है, वो हो जाएगा आपका ओरेकल। ओरेकल एक कंपनी का नाम है, अमेरिका की कंपनी है, और ये जो कंपनी है ना, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाती है, और इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम भी क्या है, ओरेकल ही है। कंपनी का नाम भी ओरेकल है, और उस कंपनी के द्वारा जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका नाम भी क्या है, ओरेकल होता है। आजकल कोई भी ऐप जो आप इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं साथियों। एक तो होता है फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, और सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट होता है साथियों बैक एंड। कोई भी सॉफ्टवेयर आप उठा के देख लो, प्रत्येक सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं। नई चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हो सकता है प्रश्न यहाँ से ही आ जाए, पूछ ले कि सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं। देखो, दो भाग होते हैं प्रत्येक सॉफ्टवेयर के, एक तो होता है फ्रंट एंड और दूसरा क्या होता है, बैक एंड होता है। फ्रंट एंड जो पार्ट होता है वह पार्ट होता है जो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं। व्हाट्सएप को हम जब देख रहे हैं मोबाइल पर, जो हमें दिखाई दे रहा है वो व्हाट्सएप का क्या है, वह फ्रंट एंड है। ओके, व्हाट्सएप पर आपके ऑडियो आया, वीडियो आया, मैसेज आया, वह ऑडियो वीडियो मैसेज मोबाइल में जहां जाकर सेव हो रहा है ना, उस जगह को कहा जाता है बैकएंड। क्लियर है? कोई भी सॉफ्टवेयर आप काम में लेते हैं ना, उसके ये दो पार्ट होते हैं। यह जो फ्रंट एंड होता है, यह किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा से बनाया जा सकता है। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है फ्रंट एंड को बनाने के लिए, है ना। जैसे प्रोग्रामिंग भाषा हो गई आपकी, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ओके, HTML हो गई, जो भी कंफर्ट प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो यूज में ली जाती है। और जो बैकएंड होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर का, उस बैकएंड में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यह रोल होता है डीबीएमएस का। क्लियर है? और इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जो हम फाइल बनाते हैं ना, उस फाइल को कहा जाता है डाटाबेस। उस फाइल को क्या कहा जाता है साथियों? उस फाइल को कहा जाता है डेटाबेस। उस फाइल को डाटाबेस कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है वो देखना था, तो ओरेकल जो है इसका उदाहरण है। अच्छा, ये बाकी के तीन क्या है? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ये जो तीनों है साथियों, ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ये तीनों के तीनों क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, हो सकता है टर्मिनोलॉजी आपके लिए नहीं हो, लेकिन आप सभी परिचित हैं। एक्सेल, MS एक्सेल जो होता है, ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों नाम जो आपको दिख रहे हैं ना, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। जैसे कि एक्सेल होता है, वैसे ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इनमें से ये जो नीचे सबसे नीचे वाला नाम लिखा हुआ है, ये क्या है, गूगल शीट। गूगल कंपनी के द्वारा, है ना, प्रोवाइड कराया गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, फ्री सुविधा है गूगल कंपनी की। क्लियर है? देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम की निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस अधिकांश फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है? चार ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है जो बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। फोटोकॉपी मशीन में क्या काम होता है, आपके पास में डॉक्यूमेंट है, ओके, डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी मशीन पे रखा जाता है, स्कैन कराया जाता है और हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है। क्लियर है? ऐसा ही काम इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है, कौन सी मशीन कर रही है, वो आपको छांटना है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ट्रैक बॉल, नहीं, ट्रैक बॉल काम नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रैक बॉल जो है वो क्या है, माउस के ऑप्शन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ये। स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटाइजर। अब यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्कैनर, बी स्कैनर हो जाएगा। देखिए साथियों, फोटोकॉपी मशीन की तरह यहाँ पर कौन से ऑप्शन की मशीन जो है वो काम करती है, स्कैनर। स्कैनर में भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कराया जाता है, और स्कैनर जो है वो हार्ड कॉपी ना देकर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है अपने को, और वो जो सॉफ्ट कॉपी है वो सीधी स्कैनर क्या कर देता है, कंप्यूटर में भेज देता है। काम तो बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह ही करता है स्कैनर भी। फोटोकॉपी मशीन भी स्कैन करती है और आपको हार्ड कॉपी दे देती है, तो और स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी ना देके आपको सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी, और फिर इस सॉफ्ट कॉपी पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके। लाइट पेन, लाइट पेन जो होता है यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे आपको कुछ भी ड्रॉ करना होता है तो इस लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। डी है डिजिटाइजर। ये जो डिजिटाइजर है यह भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है साथियों, और यह जो इनपुट डिवाइस है ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है इसमें टेबलेट,
एक भाग होता है टेबलेट और दूसरा भाग होता है स्टाइलस। स्टाइलस मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है पेन, ये क्या है? ये है स्टाइलस है। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? ये टेबलेट है साथियों, ये क्या है? टेबलेट है। बस इस टेबलेट के साथ में क्या है? पीसी को अटैच कर दिया गया है। कंप्यूटर की जो पूरी वर्किंग है ना, उसको अटैच कर दिया गया है। इसी में इनपुट डिवाइस अटैच कर दी गई है, सीपीयू भी इसी में अटैच है, आउटपुट भी आपको दिख रहा है, तो आउटपुट यूनिट भी यहाँ पर अटैच है, इसलिए ये बन गया है डिजिटल पैनल। बाकी ये क्या है वास्तव में? ये आपका डिजिटाइजर ही है। इसमें ये स्टाइलस है और आपको ये दिखाई दे रहा है, ये टेबलेट है। जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्रॉ हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, MICR स्कैनर का एक उदाहरण है ना। तो MICR का ये क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं हम। MICR का पूरा नाम क्या होता है? MICR का पूरा नाम होता है साथियों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यह इस MICR का पूरा नाम होता है। क्लियर है? यह एक डिवाइस होती है। डिवाइस में भी किस प्रकार की डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। यह इनपुट डिवाइस कहां काम में आती है साथियों? यह काम में आती है बैंकों में। बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंक में इसका क्या प्रयोग किया जाता है? बैंक में जो चेक आते हैं, बैंक में जो चेक आते हैं, उस चेक के ऊपर जो जानकारी होती है, उस जानकारी को पढ़ने के लिए इस MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बैंक के चेक पर जो जानकारी होती है, जिसको इस MICR के द्वारा पढ़ा जाता है, वह जानकारी एक विशेष फॉन्ट में और एक विशेष इंक के द्वारा लिखी होती है। उस इंक को क्या कहा जाता है? वह इंक मैग्नेटिक इंक होती है। और इस मैग्नेटिक जो इंक है, इसका अन्य नाम होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। बैंक के चेक पर जो चेक नंबर होता है, यह चेक नंबर इसी आयरन ऑक्साइड इंक के द्वारा लिखा होता है। और इस चेक नंबर में कुछ जानकारी छिपी होती है। इस जानकारी को पढ़ने के लिए इस MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट। उत्तर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। MICR क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर माउस के बारे में है ये प्रश्न। कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन, मतलब आपका जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन आइटम को ब्लैंक स्पेस करने में मदद करता है, जबकि दायां बटन मतलब आपका हो गया राइट बटन। राइट बटन, देखो माउस में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। एक आपका लेफ्ट बटन हो गया, दूसरा राइट बटन हो गया, ओके, फर्स्ट, सेकंड, और तीसरा जो बटन होता है उसका नाम होता है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील, ये 3 बटन होते हैं मुख्य रूप से माउस में। ओके, तो यहाँ पर कार्य पूछा गया है कि लेफ्ट बटन क्या काम करता है, राइट बटन क्या काम करता है, स्क्रॉल व्हील क्या काम करता है, वो हम पहले देख लेते हैं। ओके, देखो माउस के द्वारा क्या क्या काम किए जा सकते हैं? पॉइंट करना, पॉइंट करना है ना, निर्देशित करना कि भाई देखो यहाँ पर ये व्हील लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। पॉइंट करने का काम किसके द्वारा होता है? लेफ्ट बटन के द्वारा होता है। पॉइंट करने का कार्य होता है लेफ्ट बटन के द्वारा। फिर है आपका सेकंड, पॉइंट करने के बाद में सेलेक्ट करना। सेलेक्ट, सेलेक्ट करने का जो कार्य है, यह किस बटन के द्वारा किया जाता है? यह कार्य भी लेफ्ट के द्वारा ही किया जाएगा। लेफ्ट बटन, माउस के द्वारा किया गया तीसरा कार्य है ना, डबल क्लिक। डबल क्लिक, यह डबल क्लिक भी किसके द्वारा किया जाएगा? यह डबल क्लिक भी किया जाएगा आपका लेफ्ट बटन के द्वारा ही। अगला कार्य माउस के द्वारा जो किया जाता है राइट क्लिक। अगला कार्य हो गया आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक किसके द्वारा किया जाता है? यह आपके होता है राइट बटन के द्वारा। माउस का जो राइट बटन है, दायां जो बटन होता है, उससे राइट क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक करने पर क्या होता है कंप्यूटर में?
जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप माउस से राइट क्लिक करते हैं, है ना, उसके बाद में राइट क्लिक करने के बाद में क्या होता है, एक मेन्यू ओपन हो जाता है। क्या होता है, एक मेन्यू ओपन होता है। और उस मेन्यू का क्या नाम है साथियों, उस मेन्यू का नाम होता है शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू। इसका एक और अन्य नाम है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउस का दायां बटन दबाने पर जो मेन्यू ओपन होता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है शॉर्टकट मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। माउस के द्वारा देखो और क्या काम किया जाता है, स्क्रोलिंग का कार्य। स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग को नेविगेशन भी कहा जाता है। नेविगेशन, स्क्रोलिंग या नेविगेशन के लिए स्क्रोल व्हील का प्रयोग होता है साथियों माउस में। क्लियर है। स्क्रोलिंग या नेविगेशन आप सभी जानते होंगे। मान लीजिए मोबाइल से आपने फोटो क्लिक की, चार दोस्तों की फोटो क्लिक की आपने, आप क्या करते हैं, अपनी फोटो को जूम करके देखते हैं। आप सबसे दाएं हैं या सबसे बाएं हैं तो फोटो को आगे पीछे करके देखते हैं, आगे पीछे ऊपर करके देखते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्क्रोलिंग या नेविगेशन। आपके मोबाइल में नेविगेशन सॉफ्टवेयर भी होता है गूगल मैप्स करके। आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर आपको नहीं मिल रहा है, क्या करते हैं, मोबाइल में गूगल मैप्स ओपन करते हैं, वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट का, और गूगल मैप्स जो है वो आपको एक सही रास्ते से आपके डेस्टिनेशन तक, आपकी जो मंजिल तक पहुंचा देता है। तो वो नेविगेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को वापस से देखते हैं। कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आइटम को, बायां बटन क्या करता है, बायां बटन लेफ्ट बटन आइटम को सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करने में मदद करता है, जबकि दायां बटन मेन्यू को मदद करता है। दायां बटन क्या करता है ना, मेन्यू को ओपन करता है। कौन से मेन्यू को, शॉर्टकट मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करता है। क्लियर है। मेन्यू को डिस्प्ले करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ए, सेलेक्ट कोमा डिस्प्ले। बायां बटन आइटम को सेलेक्ट करता है और दायां बटन क्या करता है, मेन्यू को डिस्प्ले करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंटर भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का अन्य नाम पूछा गया है। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कार्यप्रणाली आपको पता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है बहुत अच्छी तरह से आप दे पाएंगे। देखो इसका नाम ही, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसकी कार्यप्रणाली को बता रहा है। डॉट में मैट्रिक्स में डॉट की मैट्रिक्स होती है। किसकी होती है, डॉट की मैट्रिक्स होती है। इसमें क्या होता है, पिनों का प्रयोग किया जाता है, पिनों की मैट्रिक्स होती है इस प्रिंटर में। इस प्रकार से पिनों की मैट्रिक्स होती है और जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है उस कैरेक्टर के आकार की जो पिने हैं वह इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाती है और फिर कैरेक्टर को प्रिंट करती है। इसलिए ये जो प्रिंटर है इसको कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंटर भी कहा जाता है। ए पिन, बी टेप, सी बार, डी व्हील। देखो इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो पिनों से बनी होती है। किन से बनी होती है, पिनों से बनी होती है। इसलिए यहाँ पर ए जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। देखो कीबोर्ड अपने आप में बहुत बड़ा थोड़ा टॉपिक है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है पूरा कीबोर्ड अगर आप अच्छी तरह से पढ़े तो, है ना। अब उसमें कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की कुंजी, अल्फाबेट कुंजी होती है आपकी, है ना, ए टू जेड तक। कीबोर्ड पर सबसे बड़ी की कौन सी होती है आपकी, स्पेस बार होती है। कंट्रोलिंग वाली कीज होती है, ओके, होम है, एंटर है, पेज अप है, पेज डाउन है। एरो कीज होती है, नेविगेशन कीज होती है, है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट। टॉगल कीज होती है, ओके। जिन बटनों के लास्ट में लॉक शब्द आता है वो आपकी टॉगल कीज होती है। टॉगल की क्या होती है, जिन बटनों को एक बार दबाने पर वो ऑन हो जाती है, दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, उनको टॉगल कीज कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर कीबोर्ड से आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी, सबसे पहले तो इस बटन के बारे में पता होना चाहिए। स्क्रीन को क्या करती है, प्रिंट करती है। जो सुविधा हमारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने की होती है, सेम स्क्रीनशॉट की सुविधा कंप्यूटर में ये प्रिंट स्क्रीन कुंजी जो की है ये प्रोवाइड करवाती है। यदि आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो इस बटन का आप प्रयोग करेंगे। तो ये जो बटन होता है ये किस श्रेणी का है, यह प्रश्न में पूछा गया है। टाइपिंग कुंजियां, फंक्शन कुंजियां, कंट्रोल कुंजियां, स्पेशल पर्पज। देखो यहाँ पर जो डी है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल पर्पज की है ये, इसका एक स्पेशल पर्पज है कि कंप्यूटर स्क्रीन का हमें क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। देखो ए में लिखा हुआ टाइपिंग कुंजियां। टाइपिंग कुंजियां कौन कौन सी होती है, अल्फाबेट्स जो कीज होती है वो सारी की सारी टाइपिंग कीज होती है, टाइपिंग करने के लिए काम में आती है। नंबर कीज है 0 to 9, ओके, वो भी टाइपिंग करने के लिए काम में आती है, टाइपिंग कीज है, ओके।
कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है तो शिफ्ट का भी प्रयोग करते हैं, कंट्रोल की का भी प्रयोग करते हैं, टाइपिंग की है। बीच में आपको स्पेस देना है तो स्पेस बार का प्रयोग करते हैं, टाइपिंग की है। ओके, तो ये आपकी टाइपिंग कीज हो गई। फंक्शन कीज F1 टू F12 कुल 12 होती है। ये फंक्शन कीज होती है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब एक विशेष कार्य। ओके, और प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इनका काम बदल जाता है फंक्शन कीज का। टेली में इनका अलग काम हो सकता है, एमएस वर्ड में इनका अलग काम हो सकता है, फोटोशॉप जब सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं वहां पर इनका अलग काम हो सकता है, इंटरनेट जब आप चला रहे हैं, गूगल क्रोम पर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहां पर इनका अलग काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इनका कार्य बदल सकता है फंक्शन कीज का। कंट्रोल कुंजियां, कंट्रोल कीज होती है कीबोर्ड पर कंट्रोलिंग के लिए। कर्सर, कर्सर को कंट्रोल करना है, कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लेके आना होम बटन का प्रयोग होगा, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना एंड बटन का प्रयोग होगा, कर्सर को एक पेज ऊपर लेके जाना है पेज अप का प्रयोग होगा, कर्सर को एक पेज नीचे लेके आना पेज डाउन का प्रयोग होगा। कंट्रोलिंग वाली कीज। ओके, तो कंट्रोल कुंजियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कीबोर्ड के बटन्स होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है अपना, ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? ड्रम प्रिंटर की जो श्रेणी अपने को बतानी है, ऑप्शन में है अपना थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इनमें से ड्रम प्रिंटर जो है वह किस श्रेणी में आता है वह आपको बताना है, चुनना है। तो साथियों यहाँ पर प्रिंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अभी पिछला एक प्रश्न आया था उसमें भी मैंने प्रिंटर के बारे में आपको बताया था, प्रिंटर की श्रेणियां बताई थी, कितने प्रकार का प्रिंटर होता है। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए प्रिंटर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इस इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 प्रकार के प्रिंटर आते हैं साथियों। कौन कौन से आते हैं? 4 प्रकार के प्रिंटर। पहला आता है उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। दूसरा आता है इसमें डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा आता है इसमें चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर। और चौथा आता है इसमें ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में 4 प्रकार के प्रिंटर आते हैं साथियों। फिर देखिए अगला जो डिवाइडेशन है प्रिंटर का वह है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आप। पहला है इसमें लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दूसरा आता है इसमें इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। और तीसरा इसमें आता है साथियों थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये 3 प्रकार के प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट श्रेणी में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके ये 4 आते हैं। अब यहां पर देखिए आपको ड्रम प्रिंटर की जो श्रेणी है ना वो आपको बतानी है कि जो ड्रम प्रिंटर है क्या वो इसमें आता है क्या थर्मल में? नहीं। इंकजेट में आता है क्या? नहीं, ये श्रेणी नहीं है, ये तो प्रिंटर का प्रकार है। ओके, लाइन प्रिंटर। अब यहां पर जो है ना इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न 16 का वो हो जाएगा साथियों ये वाला हो जाएगा आपका डी, लाइन प्रिंटर। अब देखो प्रिंटर की जो मुख्य श्रेणियां है ना वो तो ये होती है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, लेकिन यहां पर कैरेक्टर, लाइन और पेज ये 3 श्रेणियां भी होती है प्रिंटर की, उनमें भी प्रिंटर को बांटा गया है तो वह भी आपको पता होना चाहिए। 3 श्रेणियां देखिए, पहली कौन सी होती है? कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर ये पहले नंबर का होता है। दूसरा हो गया आपका लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। और तीसरा हो जाता है आपका पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर। अब इनका अंतर आपको नाम से ही पता चल रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है उसको कहा जाता है कैरेक्टर प्रिंटर। ओके, ये वाला ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरी की पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देता है उसे कहा जाता है लाइन प्रिंटर, नंबर 2 पे जो है। और ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट कर देता है
वह कौन सा होता है साथियों? वह होता है हमारा पेज प्रिंटर। अब ये जो 7 प्रकार के प्रिंटर आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना, 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल जो है 7 टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपके सामने है। 7 प्रकार के प्रिंटर, 7 नाम आपको दिख रहे हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कौन सा लाइन प्रिंटर होता है और कौन सा पेज प्रिंटर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। यहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए अब यहां पर ये जो है आपका डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, यह दोनों जो है यह होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं ये, एक बार में एक कैरेक्टर को ही छापते हैं ये जो है चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, यह होते हैं लाइन प्रिंटर। ये होते हैं साथियों लाइन प्रिंटर। क्लियर है? और ये जो 3 बचते हैं, इन तीनों को पेज प्रिंटर कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार में पूरे के पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। पेज प्रिंटर। ओके, थोड़ा सा और लेवल का प्रश्न बन गया। तो क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर या फिर ये जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना, इसकी गति को किसमें मापा जाता है? या ये जो है इसकी जो गति है, गति इसको किसमें मापा जाता है? तो इनकी गति को मापा जाता है सीपीएस में। सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड, या फिर सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट। ओके, एक मिनट में जितने कैरेक्टर ये प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं उस गति को किसमें? सीपीएम में मापा जाता है या सीपीएस में कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। ओके, तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं उनकी गति को सीपीएस या सीपीएम में मापा जाता है। फिर ये जो लाइन प्रिंटर होते हैं इनकी गति को मापा जाता है साथियों एलपीएम में। एलपीएम में अर्थात लाइन पर मिनट में इनकी गति को मापा जाता है। एलपीएम लाइन पर मिनट। ये जो 3 प्रिंटर है पेज प्रिंटर, इनकी गति को पीपीएम में मापा जाता है साथियों। पीपीएम में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। पीपीएम पेज पर मिनट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डिवाइडेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न संख्या 16 और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे साथियों। पीपीएम जो है यहां लिख देता हूं मैं, पीपीएम पेज पर मिनट में इनकी गति को मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस है? अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस होती क्या है? वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उन डिवाइसेस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, पॉइंटर, मैंने पॉइंटर शब्द बोला है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एरो का सिंबल चलता रहता है, माउस को मूव करने पर जो एरो का सिंबल चलता रहता है, इस सिंबल को ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साथियों पॉइंटर। ओके, अच्छा ये सभी को पता होता है, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन यहां पर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है। पॉइंटर के साथ में आपको कर्सर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कर्सर ऑब्लिक कंट्रोल। ओके, देखिए साथियों पॉइंटर अलग होता है और कर्सर जो होता है यह बिल्कुल अलग होता है। पॉइंटर तो आपका ये वाला होता है और जो कर्सर होता है, कर्सर जब एमएस वर्ड आप यूज में लेते हैं, एमएस वर्ड में जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके अक्षरों के आगे एक लाइन ब्लिंक करती रहती है। एक जो लाइन है वह इस प्रकार से एक लाइन जो है वो ब्लिंक करती रहती है, झपझपाट करती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है। तो वह जो लाइन है ना एमएस वर्ड में, वो कर्सर कहलाती है। क्योंकि जब एमएस वर्ड आप बंद कर देते हैं, मान लीजिए आप है डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर है आप। ओके, ये मैंने मॉनिटर बना दिया, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, एक यहां पर आपका रिसाइकल बिन का आइकन हो गया, एक डॉक्यूमेंट्स का आइकन है। अब इन आइकन्स में से जिस भी आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। वो क्या हो जाता है साथियों? वह हो जाता है आपका हाईलाइट हो जाता है। इस प्रकार से वह हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कर्सर अभी माई कंप्यूटर पर है, माउस से आपने माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपका जो कर्सर है, जो कंट्रोल है, वो कहां पर है? माई डॉक्यूमेंट्स पर है। ओके, तो कर्सर या कंट्रोल अलग होता है और पॉइंटर जो है वह अलग होता है साथियों। तो पॉइंटर और कर्सर दोनों अलग अलग चीजें होती है। इनका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। देखिए वापस से प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है कि
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है वो अपने को छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन ए में लिखा हुआ है माउस, बी में है आपका कीबोर्ड, सी में है माइक्रोफोन और डी में है MICR। बहुत ही आसान प्रश्न साथियों। यहां पर जो है माउस आपकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। यदि ऑडियो इनपुट करना हो कंप्यूटर में तो माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। और MICR भी हमने अभी पिछले प्रश्न में इसकी भी चर्चा हमने की थी। तो MICR भी क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 18 है, कंप्यूटर मॉनिटर पर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे ब्लैंक स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा यह अपने को ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन ए है वीडियो डिस्प्ले टेप, ओके, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनेटर या वीडियो डिस्प्ले टेबुलेटर। तो यहां पर आपको जो है सही जो उत्तर है उसको बताना है। ओके, तो मॉनिटर का जो है अन्य नाम आपको बताना है, मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। बी आपका उत्तर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT भी आपके मॉनिटर को कहा जाता है। और मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर को जो है VDU भी कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, VDU, है ना। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसको कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और VDT भी कहा जाता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी मॉनिटर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए क्या स्कैनर का प्रयोग होता है? क्या नहीं होता है भाई। टच पैड का प्रयोग होता है? क्या नहीं। कीबोर्ड का प्रयोग भी होता है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए, कीबोर्ड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक डिवाइस का नाम दिया हुआ है ना, जॉयस्टिक। ओके, जॉयस्टिक जो है यहां पर जॉय, जॉय जो शब्द है वो एंजॉय से निकाला हुआ है। एंजॉय का मतलब होता है आनंद करना है, मजे करना। गेम खेल के हम मजे करते हैं, आनंद करते हैं। तो यहाँ पर है ना ये जो जॉयस्टिक है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी जॉयस्टिक। इसका जो प्रयोग है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। क्लियर है साथियों? जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने के अलावा और कहां कहां पर होता है, कहां कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है? फाइटर प्लेन्स में भी इसका प्रयोग होता है, एरोप्लेन्स में भी इसका प्रयोग होता है। सिमुलेटर एक डिवाइस होती है, सिमुलेटर, सिमुलेटर जो डिवाइस होती है उसको चलाने के लिए भी गेम इसका जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। सिमुलेटर क्या होता है? देखो आजकल कार चलाना सिखाने के लिए भी सिमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, कार चलाने जैसा या कार को चलाते समय जैसा इन्वायरमेंट होता है, कार में स्टीयरिंग होती है, गियर्स होते हैं, ब्रेक होते हैं, एक्सीलरेटर होता है, क्लच होता है, तो सिमुलेटर में भी वो सारी चीजें होती हैं। तो सिमुलेटर के द्वारा आपको कार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है पहले, उसके बाद फिर एक वास्तविक कार आपको दी जाती है कि हाँ अब इसे चलाइए। फाइटर प्लेन उड़ाना सिखाने के लिए भी सिमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं दे दिया जाता कि ये लो ये रहा फाइटर प्लेन, उड़ाओ इसको। फाइटर प्लेन भी उड़ेगा साथ में खुद भी उड़ जाएगा। तो पहले क्या है कि फाइटर प्लेन को है ना उड़ाना सिखाने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है, किस पे? सिमुलेटर पर। उस सिमुलेटर में बिल्कुल फाइटर प्लेन जैसा एनवायरमेंट होता है। फाइटर प्लेन को चलाने के लिए जिन जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जो जो डिवाइसेस उसमें लगी होती है, वो सारी डिवाइसेस इस सिमुलेटर में होती है। ओके, गेम वगैरह प्ले करने के लिए भी सिमुलेटर आते हैं, है ना, ये भी आते हैं। तो सिमुलेटर डिवाइस में भी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए भी इसका जॉयस्टिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज बीम का उपयोग करता है? ओके, यहां पर अपने को मॉनिटर के बारे में बताना है कि कौन सा जो मॉनिटर होता है ना वह स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए, आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करता है। कौन सा जो मॉनिटर है वह आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग करता है, बीम का प्रयोग करता है, इलेक्ट्रॉन्स की एक किरण का प्रयोग करता है।
ओके, ऑप्शन ए है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो सकता है शब्दावली थोड़ी आपको जटिल लग रही हो, इसको मैं आसान कर देता हूं। यह है आपकी एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, लाइट एमिटिंग डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। एग्जाम में पूछा गया एलसीडी का पूरा नाम क्या है, एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। ये सभी साथियों मॉनिटर के प्रकार है। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, जीपीडी, जीपीडी। एलईडी भी मॉनिटर है, एलसीडी भी मॉनिटर है, सीआरटी भी मॉनिटर है और जीपीडी भी मॉनिटर है। इन चारों मॉनिटर में से कौन से मॉनिटर में इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग किया जाता है, किसमें इलेक्ट्रॉन पुंज का बीम का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी जो मॉनिटर होता है ना, उसमें है ना क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस की परत होती है, फास्फोरस। ओके, और फास्फोरस के छोटे छोटे बिंदु होते हैं जो पिक्सल के रूप में काम करते हैं, और उन फास्फोरस के जो बिंदु होते हैं, फास्फोरस के जो कण होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन उनको दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो ही फास्फोरस के कण पर टकराता है तो फास्फोरस कुछ समय के लिए प्रकाश उत्सर्जन करता है। ओके, वो ग्लो करता है, और उस फास्फोरस कण के ग्लो करने से कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, मॉनिटर की जो स्क्रीन है, सीआरटी मॉनिटर की जो स्क्रीन है, उस पर आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। अब अधिकांश प्रोजेक्टर में उनके इनपुट स्रोत के रूप में कंप्यूटर से ब्लैंक स्पेस है, केबल या वीजीए केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर केबल का नाम देना है आपको, केबल का नाम बताना है। कौन सी केबल का नाम बताना है? वह केबल जो इस प्रोजेक्टर को किससे जोड़ती है? कंप्यूटर से जोड़ती है। कंप्यूटर, वह केबल जो प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ती है, कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ती है, उस केबल का नाम यहां पर ब्लैंक स्पेस में आएगा, और ऑप्शन में से उस केबल का नाम आपको छांटना है। देखिए, एचडीएमआई, एचडीएमआई, देखिए एचडीएमआई का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एचडीएमआई, हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस। ओके, तो ये एचडीएमआई का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। सेकेंड है ईथरनेट। ईथरनेट जो केबल होती है ना साथियों, इसका प्रयोग होता है इंटरनेट चलाने के लिए, लेन के लिए। लेन नेटवर्क आपको स्थापित करना है, कंप्यूटर्स को लेन नेटवर्क से जोड़ना है, तो इथरनेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ना है, आपके घर में एक मेन कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का, और इंटरनेट कनेक्शन को 4 कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेन केबल का या इथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। PS2, ठीक है, PS2 जो है ना, यह एक पोर्ट का नाम है, पोर्ट, यह एक पोर्ट है, और कीबोर्ड व माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड एंड माउस, अच्छा, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए वर्तमान में किस पोर्ट का प्रयोग होता है? वर्तमान में यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो पोर्ट है ना, उसका प्रयोग वर्तमान में कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे पहले इसका प्रयोग होता था PS2, इस पोर्ट का प्रयोग किया जाता था कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, तो ये पोर्ट का नाम हो गया। और ऑडियो, अब इन चारों में से किसका प्रयोग प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ए, HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। ये केबल का नाम है, और इस केबल के द्वारा जो है एक से अधिक मीडिया को ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि ऑडियो भी ट्रांसफर होगा, वीडियो भी ट्रांसफर होगा, इमेजेस भी होगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 22। एलयू का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। एलयू बहुत ही आसान प्रश्न है, रटा हुआ था होता है साथियों, आप लोगों को इसका अर्थ जो है, इसका पूरा नाम आपको पता होता है। देख लेते हैं सबसे पहले पूरा नाम, फिर थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका देख लेंगे। देखिए, ए में लिखा हुआ एडिशनल लॉजिक यूनिट, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। अप्लाइड लॉजिक यूनिट, ये भी नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हाँ ये हो सकता है। एरे लॉजिक यूनिट, ये भी बिल्कुल नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम होता है।
एलयू किसका पार्ट होता है साथियों? एलयू पार्ट होता है सीपीयू का, सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो सीपीयू होता है वह सीपीयू किन से मिलकर बनता होता है? सीपीयू में होती है मेमोरी, सीपीयू में का एक भाग होता है मेमोरी, और जो मेमोरी होती है वह साथियों दो प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वैसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की मेमोरी होती है, लेकिन जो मेमोरी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए जरूरत होती है, या मैं यूं कहूं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो दो प्रकार की होती है ना, रैम होती है और रोम होती है। ओके, फिर सीपीयू का पार्ट होता है एक सीयू, सीयू सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। और नेक्स्ट हो गया आपका एएलयू, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, मेमोरी होती है, सीयू होता है और एएलयू होता है। अब देखो आपने एक शब्द सुना होगा प्रोसेसर, प्रोसेसर किन से मिलकर बना होता है? प्रोसेसर किन से मिलकर बना होता है? प्रोसेसर कंप्यूटर लेने जाएंगे तो दो चीजें आपको मेनली टेक्नीशियन के द्वारा, सेल्स पर्सन के द्वारा बताई जाएगी कि कंप्यूटर में ये तो आपको प्रोसेसर मिलेगा और ये इतनी आपको रैम मिलेगी। प्रोसेसर का नाम इस प्रकार से आपने सुना होगा, ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता है। ड्यूअल कोर के बाद में i3 प्रोसेसर आया, i3 के बाद में i5 प्रोसेसर आया, i5 के बाद में i7, ओके, i7 के बाद में i9 जो प्रोसेसर है वो आपका आ गया, लेटेस्ट प्रोसेसर इंटेल का। और i11 जो प्रोसेसर है वह आने की तैयारी में है मार्केट में। ओके, अच्छा, ये जो प्रोसेसर के नाम बताए ना, ये सारे के सारे किस कंपनी के हैं साथियों? ये सभी के सभी जो प्रोसेसर हैं यह है इंटेल कंपनी के, इंटेल कंपनी के प्रोसेसर है। और यहां पर इनमें जो आई शब्द है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस इंटेल को ही रिप्रेजेंट करता है। इंटेल कंपनी के जो प्रोसेसर आते हैं ना, इनके अलावा भी और भी कंपनियां हैं जो कि प्रोसेसर बनाते हैं, जैसे कि एएमडी कंपनी है, एएमडी, एएमडी कंपनी का एक प्रोसेस चल रहा है राइजन। ओके, तो एएमडी, एएमडी कंपनी का प्रोसेसर भी आता है। ओके, तो एएमडी कंपनी होगी, इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है। तो प्रोसेसर किन से मिलकर बनता है साथियों? प्रोसेसर जो है यह आपका बनता है सीयू और एएलयू से मिलकर। सीयू और एएलयू एक ही माइक्रोचिप पर बने होते हैं, और उस माइक्रोचिप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साथियों प्रोसेसर। वापस से बोल रहा हूं, सीयू और एएलयू एक ही माइक्रोचिप पर बने होते हैं, और इस माइक्रोचिप को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर के उदाहरण है ड्यूअल कोर, i3, i5, i7, i9, i11। यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी कंपनी को, कंपनी का नाम है इंटेल। ओके, इंटेल कंपनी के अलावा एएमडी कंपनी के भी प्रोसेसर आते हैं। एएमडी कंपनी के प्रोसेसर का नाम सुना होगा आपने, राइजन प्रोसेसर होता है। क्लियर है साथियों? तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, ब्लैंक स्पेस है शुरुआत में। एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। ओके, और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। ओके, अच्छा, आपको ऐसी इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है जो क्या करती है? फोटोकॉपी मशीन की तरह तो काम करती है, ठीक है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब कागज पर आपके पास कोई जानकारी हो, पेपर पर आपके हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास कोई जानकारी हो और उसको कंप्यूटर में भेजना हो, और कंप्यूटर में भेजने के बाद में, है ना, उसके ऊपर आपको और अधिक कार्य करना हो, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है वह आपको छांटना है। वापस से एक बार प्रश्न को समझा देता हूं। प्रश्न में आपसे ऐसा पूछा गया है कि एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। आपके पास में कागज है, डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलकर और कंप्यूटर में भेजना है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पर उसको सेव करना है। तो इसके लिए किस डिवाइस का आप प्रयोग करेंगे? ऑप्शन में आपको छांटना है। लाइट पेन है क्या? नहीं, लाइट पेन से हम किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में नहीं भेज सकते। डिजिटल कैमरा है क्या? हाँ, डिजिटल कैमरा भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। टच पैड? नहीं, टच पैड जो है एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, माउस के ऑप्शन के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। स्कैनर है क्या? हाँ, बिल्कुल स्कैनर है।
स्कैनर का प्रयोग भी फोटोकॉपी मशीन के लिए तरह ही होता है, जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में भेजना हो सॉफ्ट कॉपी के रूप में, और फिर हार्ड डिस्क में उसको सेव भी हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्कैनर। क्लियर है? लाइट जो पेन है इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे ही कोई ड्राइंग बनानी हो, आपको कोई डिजाइन बनानी हो, तब किया जाता है। डिजिटल जो कैमरा है इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफ्स, अच्छी क्वालिटी की जो फोटोग्राफ्स होती है उनको क्लिक करने के लिए किया जाता है। साथियों देखो कैमरा ना 3 प्रकार का होता है। कैमरा, ये 3 प्रकार कौन कौन सा है? पहला तो आपका नाम आ गया ये डिजिटल कैमरा, ये वाला डिजिटल कैमरा हो गया। दूसरा होता है आपका वेब कैमरा, वेब कैमरा, ओके। और तीसरा जो प्रकार है कैमरे का वह होता है आपका सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी जो कैमरा है इसका पूरा नाम क्या होता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ये इस सीसीटीवी जो कैमरा होता है ना इसका पूरा नाम होता है। तो कैमरा आपका हो गया 3 प्रकार का। टच पैड का प्रयोग कहाँ होता है? लैपटॉप में होता है टच पैड का प्रयोग, माउस के विकल्प के रूप में, और स्कैनर का मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वह स्थान जहां प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं क्या कहते हैं? कंप्यूटर में वह जगह या वह डिवाइस आपको बतानी है जहां पर ये सभी चीजें सेव होती है, प्रोग्राम भी होता है वहां पर, फाइल भी होता है, अन्य डेटा को भी रखा जाता है। देखिए सीपीयू, सीपीयू होता है क्या? नहीं, सीपीयू तो जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, हार्ट होता है, ठीक है। ये जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन, और हार्ट भी इसको कहा जाता है, कंप्यूटर का हार्ट, हृदय। हार्ट या ब्रेन इसको कहा जाता है। सेकंड है हार्ड डिस्क, हाँ बिल्कुल हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में आपका प्रोग्राम, फाइल, डेटा रखा जाता है। रेम हो सकती है क्या? हाँ ये भी हो सकती है, लेकिन देखते हैं अभी बात करते हैं इस बारे में। मदरबोर्ड, नहीं मदरबोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि मदरबोर्ड जो है ना इसका क्या रोल होता है कंप्यूटर में? मदरबोर्ड का रोल होता है कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सभी को बांध के रखना, उन सभी को कनेक्ट करना, उन सभी को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। मदरबोर्ड का कंप्यूटर में प्रयोग वही होता है जो हमारे घर में हमारी मम्मी का, माँ का रोल होता है। हमारी जो माँ होती है वो पूरे परिवार को बांध के रखती है, ओके। तो मदरबोर्ड जो है इसको, इसका अन्य नाम क्या होता है? इसको कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर की बैकबोन कहा जाता है। किसे? मदरबोर्ड को कहा जाता है। अब देखो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा जो प्रश्न है ना इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ये वाला हो जाएगा, हार्ड डिस्क। क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है इसमें प्रोग्राम मतलब कि सॉफ्टवेयर, फाइल्स और डेटा सबको सेव करके रखा जाता है। अब आप कहोगे कि रेम में भी रखा जाता है, रेम उत्तर क्यों नहीं है? रेम उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि रेम में है ना जो डेटा है, फाइल्स है, इनको परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर, केवल सॉफ्टवेयर शब्द आता है ना तो हम रेम का कहें, क्योंकि जब कंप्यूटर चलता है ना तब सभी जो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होते हैं? वो रेम में होते हैं। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो और कोई सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। तो जब कंप्यूटर चल रहा होता है तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सॉफ्टवेयर कहाँ होते हैं? इस रैम में होते हैं। और जब कंप्यूटर बंद होता है तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ होते हैं? हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा हार्ड डिस्क, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर, फाइल और डेटा कहाँ होते हैं भाई? हार्ड डिस्क में होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? सीपीयू का कार्य नहीं है उसको छांटना है अपने को। 3 है और 1 नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ें, बी है अर्थमेटिक और तार्किक लॉजिकल कार्य निष्पादित करना, सी है संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, और डी है प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। देखो अब यहाँ पर जो सीपीयू है ना, देखो मैंने आपको अभी बताया था कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मेमोरी होती है, सीयू होता है और एलयू होता है, ओके। तो सीयू जो है वो होता है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण का काम करता है, और एलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट,
कंप्यूटर में सभी प्रकार की लॉजिकल और अरिथमेटिक गणनाओं को करने का काम एएलयू के द्वारा किया जाता है, अर्थात सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य नहीं है को छांटना है, तो है को कौन कौन से है? अरिथमेटिक और तार्किक क्रियाएं करता है सीपीयू। संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, बिल्कुल करता है। प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क स्थापित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, कौन सा कार्य कंप्यूटर सीपीयू नहीं करता है? तो ये वाला नहीं करता है। हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ए। ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 कार्य है सीपीयू करता है, एक नहीं करता ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला जो कार्य है देखिए, इसमें जो ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ने का काम, ऑप्टिकल जो ड्राइव होती है, अच्छा ऑप्टिकल ड्राइव होती कौन कौन सी है? ऑप्टिकल ड्राइव में आपकी आती है सीडी, ऑप्टिकल ड्राइव में आती है आपकी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, इसको शॉर्ट में कहा जाता है BRD या BD। ओके, ये जो 3 है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, इनको कहा जाता है ऑप्टिकल डिवाइसेस। ओके, और ऑप्टिकल जो डिवाइसेज हैं, ऑप्टिकल जो मेमोरी की डिवाइसेज हैं, इनको पढ़ने के लिए ऑप्टिकल ड्राइव्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीडी से आपको अगर डेटा को पढ़ना है तो सीडी ड्राइव का प्रयोग होगा, डीवीडी से यदि डेटा को पढ़ना है तो डीवीडी ड्राइव का प्रयोग होगा, ड्राइव का प्रयोग होता है। डीवीडी से अगर डेटा को पढ़ना है डीवीडी ड्राइव का प्रयोग होगा। ब्लू रे डिस्क से यदि डेटा को पढ़ना तो ब्लू रे डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है साथियों? देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर के बारे में आपको बताना है, जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। ओके, तो प्रश्न को एक बार मैं आपको थोड़ा सा इजी भाषा में समझा देता हूं कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए काम में लेता है, जो बड़े प्रिंट आउट्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्रयोग में आता है। ये है क्या लेजर प्रिंटर? क्या स्कैनर रहते हैं क्या? नहीं, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, हमारे तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में पूछा गया है। ओके, प्लॉटर है क्या या डेटा प्रोजेक्टर? ओके, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी, प्लॉटर। प्लॉटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्लॉटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बड़े आकार के प्रिंट आउट को प्रिंट करने के लिए, इंजीनियरिंग के चित्र डायग्राम्स को प्रिंट करने के लिए, और इसी प्रकार के बड़े बड़े मकानों के नक्शे, बड़े मकानों के नक्शे, बड़ी कॉलोनी कहीं कटी है तो उसका जो प्रिंट आउट होता है, उसका जो नक्शा होता है, उसका प्रिंट आउट भी इसके द्वारा निकाला जाता है। लाइन और ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस प्रिंटर का ही प्रयोग होता है। ओके, पुलों के नक्शे बनाने के लिए या पुलों के नक्शे प्रिंट करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? इस प्लॉटर का ही प्रयोग होता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस को छांटना है, बहुत ही आसान प्रश्न साथियों। ठीक है, कुल जो है 18-19 प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती है, नाम एक बार देख लीजिए। ओके, और 5 प्रकार की जो है आउटपुट डिवाइसेस होती है। इनपुट डिवाइसेस सारी याद नहीं रहती है ना, तो आउटपुट डिवाइसेस याद रख लो। ओके, एक याद रख लोगे तो दूसरी अपने आप ही आप पता लगा पाओगे। 5 जो आउटपुट डिवाइसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, उनके अलावा जो भी दिख रही है आपको इनपुट डिवाइसेस ही होगी। ओके, 5 आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो है आपकी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बाद में देखो, मॉनिटर का जो प्रयोग है वो छोटा जो आउटपुट होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर आपको आउटपुट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना है, कई लोगों को, 100-150 लोगों को एक साथ आउटपुट को आपको दिखाना है, तो प्रोजेक्टर का प्रयोग आप करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों? प्रोजेक्टर का आप प्रयोग करेंगे। प्रोजेक्टर, ये दोनों की दोनों सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। एक हो गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये भी क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में अभी चर्चा की ही थी हमने। प्लॉटर भी क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और 5वां हो गया आपका स्पीकर। अगर आवाज के रूप में आउटपुट प्रदर्शित करवाना है या सुनाना है तो स्पीकर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों है, स्पीकर और मॉनिटर और प्रोजेक्टर, ये तीनों क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है। अर्थात जो ही कंप्यूटर आप बंद करेंगे इनका आउटपुट भी चला जाएगा। और ये जो है, ये प्रिंटर और प्लॉटर, यह क्या है? यह साथियों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर है? तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। इनके अलावा जो डिवाइस आती है वो आपकी इनपुट डिवाइसेस होगी। लगभग 18-20 प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है। तो यहाँ पर कौन सी इनपुट डिवाइस है ये आपको छांटना है। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस,
प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, बचाइए एक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 28 है, एक ब्लैंक स्पेस एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, मानक आउटपुट जो डिवाइस होती है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। ओके, तो ऐसी कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कि एक तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है ना, और जो क्या प्रदर्शित कर सकती है? टेक्स्ट को, चित्रों को और यूजर इंटरफेस वाले तत्वों को प्रदर्शित कर सकती है। देखो, इनपुट डिवाइसेज होती हैं और आउटपुट डिवाइसेज होती है। जितनी भी प्रकार की इनपुट डिवाइसेज हैं उनमें से एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है, और जितनी भी प्रकार की जो आउटपुट डिवाइसेज होती है ना, उनमें से एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस होती है वह तो होता है हमारा मॉनिटर, मॉनिटर होता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस होती है वह होता है आपका कीबोर्ड। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है आपका कीबोर्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? मॉनिटर। तो यहां पर आपका जो उत्तर है ना, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? मॉनिटर। एक मॉनिटर एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल, देखो यहां पर देखो लिखा हुआ आ रहा पिक्सल, पिक्सल। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिक्सल का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्सल की भी फुल फॉर्म होती है भाई, पिक्सल की फुल फॉर्म होती है पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। जो पिक्चर होती है ना, जो आपकी फोटो होती है, उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है पिक्चर एलिमेंट। ओके, जो इमेज होती है, फोटो होती है, वो छोटे छोटे पिक्सल से, डॉट से मिलकर बनी होती है, और पिक्सल का पूरा नाम होता है पिक्चर एलिमेंट। यह एक पिक्चर का एलिमेंट होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, ब्लैंक स्पेस से शुरुआत हो रही है। डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ओके, प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा हम सूचना को प्राप्त करते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं? इनपुट से करते हैं क्या? नहीं, ये तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल। आउटपुट, बिल्कुल ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट। आउटपुट जो डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। सिग्नलिंग, ये तो नेटवर्क वाली जो डिवाइसेस होती है वह सिग्नलिंग का काम करती है, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है। तो नेटवर्क डिवाइसेस के लिए प्रयोग होता है। स्कैनिंग, स्कैनिंग का जो कार्य है वो स्कैनर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी इसका उत्तर हो जाएगा, आउटपुट। ओके, तो कंप्यूटर से हमें जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को आउटपुट भी कहते हैं, और आउटपुट के साथ में उसे क्या कहा जाता है? सूचना भी कहा जाता है। ओके, सूचना को इंग्लिश में इंफॉर्मेशन आप कह देते हैं, इंफॉर्मेशन। ओके, और इसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड डाटा भी कहा जाता है साथियों, प्रोसेस्ड डाटा। ओके, और इसे ही आप जो है रिजल्ट भी कह लेते हैं, रिजल्ट, हाँ, या परिणाम, परिणाम। ओके, तो आउटपुट जो डिवाइस होती है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, हमें परिणाम मिलता है, हमें प्रोसेस डाटा मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें सूचना मिलती है, हमें आउटपुट मिलता है। सारे के सारे पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो कोई भी शब्द आए आपके सामने आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं? प्रश्न पूछा गया है कि दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में ऐसी किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो वस्तुओं से उसकी जानकारी और उसका जो मूल्य है वो निकाल लेती है और कंप्यूटर को भेज देती है? कौन सी है? बारकोड, एमआईसीआर, आरएफआईडी और ओसीआर। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए, बारकोड। बारकोड जो डिवाइस होती है, बारकोड जो रीडर होता है, उसका प्रयोग वस्तुओं से संबंधित जो जानकारी होती है उसको स्कैन करके और सीधे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है। ओके, एमआईसीआर के बारे में अभी हमने पिछले एक प्रश्न आया था उसमें चर्चा की थी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका पूरा नाम होता है आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी
आइडेंटिफायर या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर जो मशीन होती है ना, जैसे एमएनसी वगैरह कंपनीज होती है, तो उसमें जो एम्प्लॉय कार्ड होता है, ठीक है, उस कार्ड वह कार्ड को ना स्वाइप करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, दूर से उस कार्ड को स्कैन कर लिया जाता है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कार्ड होता है। आजकल जो एटीएम कार्ड भी आ रहे हैं ना साथियों आपके, तो वो भी आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड आ रहे हैं। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी जो कार्ड होता है, उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ओके, तो जैसे मेरे पास ये कार्ड है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैक पट्टी दिख रही है ना, ये मैग्नेटिक स्ट्राइप, ये पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जो कार्ड है, ये वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कार्ड ही है। इस पर ये जो चिप लगी हुई है ना, इस चिप के द्वारा एटीएम जो मशीन है, वो उसको दूर से भी स्कैन कर सकती है। ओके, लेकिन एटीएम जो मशीन है, वो नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी दोनों पर काम करती है, इसलिए आज भी एटीएम मशीन में कार्ड को इंसर्ट ही करना पड़ता है। हालांकि इंसर्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है पुरानी है, मैग्नेटिक जो स्ट्राइप होती है, इससे अगर सूचना को पढ़ना होता है ना एटीएम मशीन से, तब उसको इंसर्ट करना पड़ता है। बाकी ये वाला जो है आपका, ये आरएफआईडी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड वाला आपका हो गया। ठीक है, तो आजकल जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपके बनकर आते हैं बैंक से, ठीक है, तो उनमें दोनों टेक्नोलॉजी होती है, एक तो मैग्नेटिक वाली टेक्नोलॉजी और एक आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड वाली टेक्नोलॉजी होती है। ओसीआर, ओसीआर का पूरा नाम होता है साथियों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, पहले इसकी मशीन आती थी, प्रिंटर जैसी एक मशीन मार्केट से परचेज करके लाना पड़ता था। आजकल जो है ओसीआर के लिए अलग से डिवाइस लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जो मोबाइल है ना, वही इस ओसीआर का काम करता है। ओके, मोबाइल में आपने यूज में लिया हुआ केम स्कैनर, केम जो स्कैनर होता है वह ओसीआर का ही काम करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का ही काम करता है। आपने बुक में एक पैराग्राफ की फोटो क्लिक की और उस पैराग्राफ में जो भी कैरेक्टर्स है, उनको कैरेक्टर के फॉर्म में ही मोबाइल में सेव कर दिया जाता है। फिर उनको कॉपी करके कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, उनमें एडिटिंग की जा सकती है, शब्दों को चेंज किया जा सकता है, लैंग्वेज चेंज की जा सकती है। ओके, तो ओसीआर जो है एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है, कैरेक्टर्स को ऑप्टिकली रीड करती है। ओके, रीड करती है कैरेक्टर्स को, कैसे रीड करती है, ऑप्टिकली, प्रकाशीय तकनीक के द्वारा कैरेक्टर्स को रीड करती है। तो साथियों 300 प्रश्नों की जो महत्वपूर्ण 300 प्रश्न है उनकी सीरीज में से पहला जो पार्ट है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। 30 प्रश्नों की हमने यहाँ पर चर्चा की है। ओके, और जल्दी ही अगले ही दिन आपको दूसरा जो पार्ट है वो मिल जाएगा। अगले जो 30 प्रश्न है वो भी आपको मिल जाएंगे। पूरी जो वीडियो श्रृंखला है 300 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। और हो सकता है आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना साथियों, वो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। रटने से आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। आपने 10 बार रट लिया कंप्यूटर सब्जेक्ट को, परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई की है तो आप प्रश्न को समझ पाएंगे अच्छी तरह से और उसका जवाब, सही उत्तर आप उसका दे पाएंगे। ओके, और दूसरा, आजकल एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ओके, मान लीजिए आपका 150 प्रश्नों का पेपर होगा ना, तो उस 150 में 450 500 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। एक ही प्रश्न में 3 4 कॉन्सेप्ट को पूछ लिया जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल जो पढ़ाई है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आप नए हैं चैनल पे, पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप। ओके, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।